गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग श्वसन क्रिया के बारे में आज पढ़ेंगे। श्वसनांगों का अध्ययन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है। बच्चों, जब तक आप जूनियर क्लासेस में थे तब तक आप श्वसन क्रिया में केवल इतना पढ़ते थे कि मनुष्य द्वारा ऑक्सीजन को अंदर करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। पर अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी डीप स्टडी करेंगे। तो मनुष्य में श्वसन क्रिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, वाह श्वसन और अंतः श्वसन। वाह श्वसन जो है उसमें 4 स्टेप होते हैं। एक होता है श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, इसे ही सांस लेना कहते हैं। दूसरा होता है गैसीय विनिमय, तीसरा ऑक्सीजन का परिवहन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। श्वासोच्छ्वास में भी 2 सब स्टेप्स होते हैं, निःश्वसन या इनहेलेशन, इसको इंस्पिरेशन भी कहते हैं, और दूसरा है निःश्वसन या एक्सहेलेशन, इसे एक्सपिरेशन भी कहते हैं। अंतः श्वसन जो है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के अंदर होता है। अंतः श्वसन 2 चरणों में होता है, पहला ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। तो हम लोग वाह श्वसन को पहले स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं श्वासोच्छ्वास क्रिया या ब्रीदिंग क्रिया। तो बच्चों, श्वासोच्छ्वास क्रिया या ब्रीदिंग को हम लोग इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये पहला स्टेप है निःश्वसन और दूसरा है निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है कि हम जान चुके हैं कि हमारे फेफड़े जो हैं वो वक्ष गुहा के अंदर पसलियों में सुरक्षित रहते हैं। तो इस समय इसकी पेशियां सिकुड़ेंगी और पसलियां ऊपर की ओर उठेंगी। ये आपको डॉटेड दिख रही हैं, ये पसलियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। 10 इधर और 10 इधर पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं और नीचे का डायफ्राम जो है वो चपटा हो जाता है। अब पसलियां ऊपर उठ गई, डायफ्राम चपटा हो गया तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा तो फेफड़ों को अधिक स्थान मिल जाएगा, फेफड़े फैल जाएंगे और इसके अंदर जो भरी हुई वायु होगी उसका दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई आयतन अधिक होगा तो वायु का दबाव कम हो जाएगा। जब यहाँ वायु का दबाव कम हो जाएगा तो इस दबाव को भरने के लिए, इस यहाँ पर खाली स्थान को भरने के लिए बाहर से वायु अंदर प्रवेश करेगी। तो इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसे इनहेलेशन या निःश्वसन कहते हैं। अब हम देखते हैं निःश्वसन में क्या होता है, यानी कि एक्सहेलेशन में क्या होता है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा कि वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पसलियां नीचे की ओर जाएंगी। जब पसलियां नीचे की ओर जाएंगी और हमारा जो तंतुपट या डायफ्राम है ये डोम शेप्ड हो जाएगा, मतलब गुंबद के आकार का हो जाएगा। तो ये प्रेशर डालेगा फेफड़ों पे, और जब प्रेशर डालेगा फेफड़ों पे तो यहाँ पर वायु का दबाव अधिक हो जाएगा, और जब वायु का दबाव, फेफड़े सिकुड़ेंगे, वायु का दबाव अधिक होगा, जिसके कारण से यहाँ की वायु तेजी से श्वास नली के द्वारा बाहर निकल जाएगी। इस तरह से इसमें इनहेलेशन में ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती जाती है और एक्सहेलेशन में या निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे फेफड़ों से बाहर की ओर निकलती जाती है। बच्चों, श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग क्रिया के पश्चात हमारा वाह श्वसन का सेकेंड स्टेप आता है गैसीय विनिमय। तो गैसीय विनिमय पढ़ने से पहले हमें वायु कोश की संरचना के बारे में पढ़ना होगा। हम जान चुके हैं कि श्वसनिकाओं का एंड जो होता है वो गुब्बारे के समान संरचनाओं से बना होता है, ये कहलाती हैं वायु कोश। इनकी संख्या जो है वो मनुष्य में लगभग 15 करोड़ होती है। और आप देख रहे हैं कि ये रेड और ब्लू कलर की रुधिर वाहिनियों के द्वारा घिरे हुए हैं। तो ये रुधिर वाहिनियां क्या है, इनको हम समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। इसमें क्या है, आपको दिख रही है एक रेड कलर की वाहिनी जिसे कहते हैं पल्मोनरी शिरा, और एक ब्लू कलर की जिसे कहते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। जबकि हम लोग परिसंचरण तंत्र में जब पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं कि धमनी में शुद्ध बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु यहाँ पर फेफड़ों की स्थिति में यहाँ पर उल्टा होता है। पल्मोनरी शब्द फेफड़ों के लिए यूज किया जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वायु कोश जो है ये पल्मोनरी शिरा और धमनी के द्वारा आपस में सब में ढके हुए हैं। प्रत्येक पल्मोनरी शिरा, प्रत्येक पल्मोनरी धमनी कुछ पतली पतली बाल के समान पतली नलिकाओं के द्वारा जुड़ी होती है, इन्हें कहते हैं केशिकाएं। तो ये केशिकाओं से में जो रक्त बहता है उन्हीं से वायु कोश से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण होता है। हम यहाँ पर गैसीय विनिमय में समझते हैं। मान लीजिए ये एक वायु कोश है और इसमें वायु भरी है, और ये है
एक केशिका का चित्र, जिसमें कि ये रेड कलर से आपको आरबीसी दिख रही है, इसमें ब्लड बह रहा है, रक्त बह रहा है। ठीक है, इस वायु कोश में जब हमने क्या किया, इन्हेलेशन किया, तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी और रक्त में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो विसरण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस वायु कोश से निकल करके इस केशिका में स्थित ब्लड में चली जाती है और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से होकर के वायु कोश के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस ब्लड में पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वायु कोश में आ जाती है। हमने आपको बताया कि ये क्रिया विसरण के द्वारा होती है, ये क्रिया गैसीय विनिमय या गैसियस एक्सचेंज कहलाती है। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर विसरण क्रिया क्या होती है। तो विसरण क्रिया में बच्चों, अगर हम एग्जाम्पल लें कि हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद उसकी सुगंध जो है वो हमारे कमरे में, पूरे कमरे में फैल जाती है। कारण क्या है कि जहाँ पर अगरबत्ती जल रही है वहाँ पर उसके पदार्थ के कणों की अधिक सांद्रता है और पदार्थ के विसरण का नियम ये है कि पदार्थ के कण हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं और ये तब तक गति करते रहते हैं जब तक दोनों जगह सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। यही रूल विसरण कहलाता है और विसरण की क्रिया यहीं पर लागू होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर O2 अधिक है, यहाँ O2 कम है, तो अधिक से कम की ओर स्थानांतरित हो गई ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरित हुई। तो इस तरह से वायु कोश से ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण होने की क्रिया कहलाती है गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय के बाद बच्चों हमारा अगला स्टेप है ऑक्सीजन का परिवहन। तो हम यहाँ पर इसको ऑक्सीजन के परिवहन को इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए ये वायु कोश है, ये केशिका में ब्लड बह रहा है। क्या होगा कि वायु कोश से ऑक्सीजन जब आई तो उसने आरबीसी में स्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ये आरबीसी ब्लड जो है वो सीधे पहुंच जाता है कहाँ, कोशिका में। कोशिका में क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों में टूट जाता है। अब आप देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन अलग हो गया है, ये ऑक्सीजन अलग हो गई है। अब ये ऑक्सीजन चली जाती है कोशिका में जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में यूज होगी और ये हीमोग्लोबिन जो खाली हो गया है ये कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचने की क्रिया क्या हो गई, ऑक्सीजन का परिवहन। अब हमारी श्वसन क्रिया में वह श्वसन का अगला स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो हमने ऑक्सीजन का परिवहन समझ लिया। अब यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन कोशिका में मुक्त हुआ है वो कोशिका में एक्सेस में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को ले करके ये पहुंच जाएगा कहाँ, ब्लड में। ब्लड में कहाँ, वायु कोश के बगल में जहाँ पर केशिका है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में टूट जाएगा। देखिए HbCO2 के रूप में आया और यहाँ पर Hb और CO2 के रूप में टूट गया। अब ये Hb खाली हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, निःश्वसन की क्रिया के द्वारा या विसरण की क्रिया के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी और ये हीमोग्लोबिन जो बचा है ये वापस यहाँ से जब विसरण से ऑक्सीजन आएगी तो फिर से HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर के कोशिका में आ जाएगा। तो ये क्रिया लगातार निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार से वह श्वसन के हमारे सारे स्टेप्स हो जाते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि पहला श्वासोच्छ्वास, निःश्वसन और निःश्वसन, दूसरा गैसीय विनिमय, तीसरा ऑक्सीजन का परिवहन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन।